नमस्कार साथियों। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कि प्रारंभ में जब छोटा बच्चा था तो उसके घर पे एक भिखारी भीख मांगने आता है कि बच्चा कुछ दे दो। बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है कि माँ कोई द्वार पर आए हुए हैं और कुछ मांग रहे हैं। माँ की उदारता देखिए। उसने कहा बेटा कुछ है तो नहीं, पर ये मेरे कंगन ले जा, और वो कंगन ले जाकर तू बाज़ार में बेचकर ज़रूरतमंदों की मदद कर। उन्होंने ऐसा ही किया और वो कंगन बाज़ार में बेचकर ऐसे भिखारी और विभिन्न प्रकार के ज़रूरतमंदों की मदद की। भविष्य में जब बड़े हुए तो बड़े होकर सबसे पहले अपनी कमाई के लिए जो धनराशि प्राप्त हुई थी कमाई से, उस धनराशि से माँ के लिए ऐसे ही कंगन ला के दिए और कहा कि माँ मैंने आज अपना यह कर्तव्य पूरा कर दिया, अपने ऊपर से एक बोझ उतार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी, दलितों अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षक, विधवा पुनर्विवाह कानून के प्रबल समर्थक, विद्या के सागर, एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्हें इन समस्त उपाधियों के साथ साथ अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कह दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में। आइए जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका वास्तविक जो नाम अगर हम पढ़ें तो नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। जी हाँ, बंदोपाध्याय। पिताजी का नाम जाने तो पिताजी थे गोपाल दास बंदोपाध्याय, माताजी भगवती बंदोपाध्याय। तो मुझे नहीं लगता लिखना आवश्यक है, फिर भी गोपाल दास बंदोपाध्याय पिता का नाम और माता का नाम भगवती बंदोपाध्याय। जन्म हुआ 26 सितंबर सन 1820। आपको शायद मैंने पिछले हमारे जो ये महान व्यक्तित्व, महान विभूतियों की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत राजाराम मोहन राय के जो श्रृंखला के अंदर उन्होंने बताया था कि उनका जो मृत्यु हुई थी सन 1833 में हुई। उसी दौरान के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ 1820 में। उस समय ये कालखंड 20 से अगर 2 साल और यानी 22 और 30-31 के बीच में एक काल चला था, जिस समय बंगाल में एक यंग वंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। हेनरी विवियन डेरोजियो जब 1830-31 में एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद उनके जीते जी 31 के आसपास एक बड़ी एक संस्था की स्थापना की गई, जिस संस्था का नाम था SAGK सोसाइटी। इसकी स्थापना की गई। उसी दौरान हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, आप कह रहे हो सर लिख नहीं रहे, तो बता दे रहा हूँ, SAGK सोसाइटी इसकी स्थापना हुई। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के ये लगभग इसकी स्थापना 31 के आसपास होती है। इस समय हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो जाती है। तो ये संस्था की थोड़ी सी जो विचारधारा है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी में झलकती है। चलिए, तो 1830 के आसपास ये जो आंदोलन चल रहा था उनका प्रभाव भी इन पर साफ साफ दिखाई देता है। चलिए, प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जहां जन्म हुआ है मिदनापुर में, वीर सिंघा जगह है, वीर सिंघा मिदनापुर। बाद में ये वैसे रियासत की बात करें तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। आप अच्छी से जानते ही होंगे जिस समय हम ब्रिटिश के अधीन थे, तो प्रेसिडेंसी कहना कोई गलत नहीं होगा। प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जन्म हुआ। प्रारंभ से ही प्रतिभा के धनी रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जब वह लगभग 8 से 9 साल के हुआ करते थे, तो उनके जो पिताजी थे वो काम करते थे जग दुर्लभ सिंह जी के यहाँ पे, जो कि एक व्यापारी हुआ करते थे कलकत्ता में। उनके यहाँ काम करते थे। तो इनकी पढ़ने की इच्छा को देखते हुए पिता और माता दोनों ही मोटिवेशनल हैं, यानी कि वो शिक्षा के प्रति समर्पित की भावना रखते हैं।
तो जग दुर्लभ सिंह जी के यहाँ पे जब काम करते हैं पिताजी, तो इन्होंने कहा अपने पिता से कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे शहर में संपर्क कराया जाए। तो जग दुर्लभ सिंह जी की मदद से ये कुछ व्यापारी हैं, वो तो उनसे मदद मांगने जाते हैं पिताजी कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मुझे शहर जाना है। तो वो शहर जाने के लिए अनुमति देता है कि ठीक है आप जाइए। हुआ ये कि जब वो शहर आए भी थे, व्यापारी से मिलने आए थे, तो उनकी दूरी जो हमारा वीरसिंघा है, वीरसिंघा से कलकत्ता की दूरी लगभग 20 मील हुआ करती थी, 20 मील है। इस दौरान इन्होंने उस समय ना तो कोई साधन था आने जाने का और ना ही इतने किराए के लिए पैसे भी थे। अगर कोई था भी साधन तो थे ही नहीं पैसे। तो उन्होंने ऐसा उचित समझा कि बच्चे को भी, यानी कि जो पिताजी हैं उनको भी ऐसा अनुभव हुआ कि अगर मैं पैसे खर्च करके ले जाऊंगा तो शायद इतनी क्षमता नहीं है। तो उन्होंने बच्चे को मोटिवेशनल रखते हुए, यानी कि उसको हमेशा ऐसे उत्साहित रखते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए वो रास्ता पार किया। बीच बीच में जो मील के पत्थर लगे होते थे उन पर अंग्रेजी अंक लिखे हुए होते थे, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे 19 लिखा हुआ है, 18, 20 ऐसे करके। तो जैसे जैसे 1 मील चलते और तुरंत अपने बेटे को बताते कि देखो हमने 1 मील पार कर लिया है, अब क्या है, 19 और रह गया है, 18 और रह गया है, 17 और रह गया है। अंग्रेजी के अक्षरों से परिचय करवाते रहते। देखो कितने प्रतिभा के धनी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि वो इन अंग्रेजी के वर्णों से, जो अक्षरों को, इनकी संख्याओं को देखकर ही अंग्रेजी सीख भी भाषा लगभग सीख गए थे। और जब पहुंचते हैं व्यापारी के यहाँ पे, तो व्यापारी इनका परीक्षा लेने के लिए इनसे अंग्रेजी का एक डाटा तैयार हुआ, कहा कि इसको चला आप जोड़ गुणा भाग करके दिखाओ। तो इन्होंने तुरंत उसको जोड़ करके दिखा दिया, या जो भी कैलकुलेशन थी वो दिखा दी। व्यापारी बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, पर तुमने ये अंग्रेजी कब सीखी? कि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं अंग्रेजी का। फिर कि नहीं, अभी रास्ते में हम आ रहे थे, मैं और पिताजी, तो पिताजी ने मुझे अंग्रेजी के कुछ अक्षर बताए और मैंने वो सीख लिए हैं। बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली ऐसी सरीखी कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। बंगाली भाषा के पितामह भी कहलाते हैं, हम आज ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के थे, एक कहानी हमारे साथ ये जुड़ी हुई है। आगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा सन 1820 से लेकर 1837 तक जो चलती है अपने यही मिदनापुर में चलती है। इसके बाद सन 1839 में इन्होंने स्नातक की, स्नातक के साथ लॉ की। 37 में तो स्नातक किया, प्री इंटरमीडिएट, और 39 में लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई पढ़ी, कानून की शिक्षा अर्जित की। आप ये ध्यान रखेंगे, 39 में तो कानून की शिक्षा, आप LLB लॉ कह सकते हैं, लॉ को पूर्ण किया। और इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में, इस वर्ष फोर्ट विलियम, कलकत्ता में आप जानते होंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में शिक्षक पद पर नियुक्त किए गए कॉलेज में। और इस कॉलेज का भी एक दूसरा डिग्री को जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका एक कॉलेज होता था। तो संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। सबसे पहली प्रारंभ यहीं से, वो कमाई का कंगन, जो पैसा इकट्ठा कर कंगन लिया था वो यहीं से लिया। इस कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की सबसे पहले शिक्षक बनते हैं। सन 1841 की चर्चा करता हूं तो सन 1841 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने, प्राचार्य नियुक्त किए गए। चलिए, तो 2 ही वर्षों में इतना विकास कर लिया कि प्राचार्य भी नियुक्त किए गए, और प्राचार्य पद पर लगभग 4 साल काम किया। और सन 1846 में, इधर देखते हैं जरा, सन 1846 में इसी संस्कृत कॉलेज के सचिव बने, संस्कृत कॉलेज के सचिव बने। सचिव जानते होंगे आप, सेक्रेटरी पद इनको मिला सन 1746 में। इसी बीच जिस कॉलेज के एक प्राचार्य थे, उस कॉलेज के प्राचार्य से इनका टकराव हो गया। यानी कि इनकी जो विचारवाद जो था वो समाजवाद को आगे बढ़ाना, सामाजिकता की ओर था, सर्वसम्मति के साथ आगे बढ़ना, नारी शिक्षा, अन्य महिलाओं को शिक्षा देनी है, विधवा पुनर्विवाह, साथ ही साथ में बाल शिक्षा पर भी जोर देते थे। और बालकों की जो आयु होती है, शादी, बालिका की आयु, शादी की जो आयु है, उस पर इन्होंने बहुत ध्यान देते थे। इन विचारों से एक व्यक्ति हैं जो इनके साथ टकराव हुआ, इनका नाम था रसोमय दत्त। तो रसोमय दत्त से इनका टकराव हो गया। वो सन है सन 1851।
1851 में रसोमय दत्त से टकराव हो गया, यानी कि कुछ विचार नहीं मिले और कॉलेज छोड़कर चले गए। टकराव और कॉलेज छोड़कर, जैसे संस्कृत जो कॉलेज था, बोले मैं अब इस कॉलेज में नहीं रहूंगा। इतने आत्मसम्मान के व्यक्ति भी थे, कॉलेज छोड़ा। आपको मैं याद दिला दूं, इस दौरान एक अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी से इनका मिलना हुआ। और ये देखो, एक कहानी है बहुत अच्छी। ये जब इस समय प्रचार हुआ करते थे तो अंग्रेजी अधिकारी से मिलने कलकत्ता गए। अंग्रेजी अधिकारी इनको बेइज्जत करना चाहता था। जब ये उनकी उसके ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो अपनी मेज के ऊपर अपने पैर रख के, ऐसे जूते रख करके ऊपर, आप फोटो देखेंगे, उस पर पैर रख करके बैठा हुआ था और ये बात करते हैं और अपना जो भी उसके साथ वार्तालाप करना था बात किया। देखो, शिक्षक होने के नाते और एक इतने बड़े प्राचार्य होने और बुद्धिजीवी, एक महान लेखक का गुण कैसे झलकता है। इतना पेशेंस, इतना धीरज था कि समय पर सोचेंगे इसका बदला लेने की। तो वो सामने पैर रख के बैठा और बात ऐसे पैर रखे हुए मेज पे ऐसा बैठा हुआ है। तो ये वहाँ बात करते रहे और अपने बात करके शांत स्वभाव से बात करके वापस आ जाते हैं। बहुत समय बीत गया, उसके बाद उस अंग्रेज अधिकारी को इनसे बात करने का मौका मिला और इनके इस फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्कृत कॉलेज में पहुंचे और ये वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे। ध्यान रखना, वो तो जूते पहने हुआ था, ये चप्पल पहने हुए रहते थे। तो ईसा चंद्र विद्यासागर जी के जैसे ही कच्छ में प्रवेश किया, वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी ने, कलकत्ता के ब्रिटिश अधिकारी ने, तो इन्होंने भी उसके घुसते ही अपने पैर मेज पर ऐसे उठा के रख लिए जिनमें ये चप्पल पहने हुए थे। अंग्रेज अधिकारी को बहुत बुरा लगा और उसने इनकी कंप्लेंट फोर्ट विलियम कॉलेज के कुलपति से कर दी कि ये तो प्रधानाचार्य जी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी है। इनको बुलाया गया, बड़ी शालीनता के साथ इन्होंने उत्तर दिया कि सर, मैं जब इनसे मिलने गया था तो इन्होंने भी ऐसे ही जूते रखे थे और आज ये मेरे से मिल रहे हैं तो मैंने भी इसी प्रकार से ये जो चप्पल इनको ऐसे पैर रखे हैं, क्योंकि मैं तो शायद ऐसा समझता हूँ कि शायद इनके फॉरेन कल्चर में ऐसा होता होगा कि जब लोग मिलते हैं तो शायद जूते आगे रखते होंगे, इसलिए बुरा ना मान जाएं, इसलिए मैंने भी पैर ऊपर रख दिए थे। यह सोचकर कुलपति भी हंस पड़े और उन्होंने कहा, ठीक है, जाइए आप, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस प्रकार की भी विचारधारा भी रखते थे कि अंग्रेजों के प्रति, तभी तो मैं कह रहा हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। तो 1849 में देखो, इसी दौरान सन 1849 में इन्होंने बिथुन कॉलेज, बिथुन महिला या गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज की स्थापना, हालांकि यह कॉलेज बहुत दिन नहीं चला, पर प्रारंभ इनका बहुत अच्छा था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे अच्छा काम करना चाहते थे, जो कि बिथुन कॉलेज खोला। और इस कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कराई जाती थी। तो पहली स्नातक, आपसे यह पूछ सकते हैं कि प्रथम स्नातक कौन हुई थी? तो प्रथम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास करने वाली चंद्रमुखी बसु, चंद्रमुखी बसु इनके इस कॉलेज से सबसे पहले स्नातक किया था, बिथुन कॉलेज से चंद्रमुखी बसु। चलिए अब आगे चलते हैं और 1851, 1854 की घटना याद करते हैं। सन 1854 में एक इनके मन में आ गया कि मैं विधवाओं के लिए कुछ काम करूंगा, क्योंकि देखो, राजा राम मोहन राय जी ने जिस प्रकार सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पुरजोर मेहनत की, सबसे ज्यादा अथक प्रयास किया, भारतीय पुनर्जागरण के पिता बन गए। ठीक इसी प्रकार उन्होंने राजा राम मोहन राय जी की सती होने से जो बची महिलाएं थी उनको आगे क्या करना है, वो चीज हमें सीखने को मिलती है कि जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह कराया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1854 में सबसे पहले शुरुआत की और विधवाओं के लिए एक अभियान चलाया। आप लिख सकते हैं, विधवाओं हेतु एक अभियान चलाया। और अभियान आपको एक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है जिसका नाम है विडो रीमैरिज। इसमें ठीक ठीक वर्णन इसका है कि विडो रीमैरिज, विधवाओं की उनका पुनः विवाह होना चाहिए 1854 में। चलिए और याद करते हैं। देखो, एक्चुअली में क्या, इस समय भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने, देखो, डलहौजी भी तो इस प्रकार की नई गतिविधियों का समर्थक हुआ करता था। 1856 में 934 महिलाओं के हस्ताक्षर करवा के
या 934 लोगों के हस्ताक्षर करवा के एक पत्र तैयार किया और वो पत्र उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को दिया। लॉर्ड डलहौजी को यह पत्र दिया गया। तो डलहौजी ये पत्र पढ़ के बड़ा प्रसन्न हुआ कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन दुर्भाग्य जानिए, सन 1856 में ही डलहौजी का ट्रांसफर हो गया और भारत के नए गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड कैनिंग। और सन 1856 में जुलाई माह में लॉर्ड कैनिंग ने 20 जुलाई को लॉर्ड कैनिंग ने और ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब यह नियम कौन सा हो सकता है, तो नियम पूछेंगे आपसे, तो नियम 15 1856 का यह नियम 15 था, जिसके तहत इन्हें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और यह सबसे बहुत अहम कदम रहा 1856 का। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। हमारी स्लाइड को हम चेंज करेंगे। ईशेषचंद्र बंदोपाध्याय हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से जानकारी ले रहे हैं इनकी। चलिए अब तो पिता गोपाल दास, या आप कह सकते हैं कहीं कहीं किताबों में गोपाल दास ठाकुर भी लिखा हुआ है ना, तो गोपाल दास बंदोपाध्याय, गोपाल ठाकुर दास बंदोपाध्याय, मां भगवती बंदोपाध्याय 26 सितंबर सन 1820 SAG के सोसाइटी के सदस्य बने या उनके साथ जुड़ गए। प्रारंभिक शिक्षा वीर सिंह गांव में और उच्च शिक्षा स्नातक या प्री स्नातक करके 39 में उन्होंने कानून की शिक्षा की और इसी साल फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत कॉलेज के शिक्षक बन गए। 1841 में प्राचार्य बने और साथ ही साथ में 1846 में संस्कृत कॉलेज के सचिव रहे। 1849 में मिथुन महिला कॉलेज की स्थापना की। 1851 में रसों दत्त से टकराव के कारण अपना प्रधान प्राचार्य पद छोड़कर चले गए। फिर 1851 में फिर लौट कर गए, 53-54 फिर लौट कर आ गए। 54 में विधवाओं के लिए फिर एक अभियान चला दिया, जो कि विडो रीमैरिज में उल्लिखित मिलता है। 1856 में 933 महिलाओं के हस्ताक्षर करा के डलहौजी के सम्मुख प्रस्तुत किए और डलहौजी इससे सहमत था, परंतु उसका ट्रांसफर हो गया और 1856 में ही 20 जुलाई को कैनिंग ने यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया नियम 15 के तहत। अब आगे जानते हैं। आगे 1856-57 में आप देखें तो 57 में इन्होंने अपनी निजी कमाई थी। 1857-58 का दौर बता रहा हूं मैं। 57 में तो आप क्रांति, राष्ट्रीय क्रांति आप पढ़ते ही हैं, पर इन्होंने अपनी निजी कमाई के द्वारा बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। मैं बताऊंगा कि कॉलेज खोलेंगे और कॉलेज खोलने के लिए कितना भीख मांगेंगे खुद। तो इन्होंने सन 1857-58 में अपनी निजी कमाई से 35 स्कूल खोले बालिकाओं के लिए। 35 स्कूल खोले, जिनमें लगभग 1300 से ज्यादा बालिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। बालिकाओं को प्रवेश कराया। देखो कितना महत्वपूर्ण बात है। 35 स्कूल निजी। अब देखो एक बात बताऊं, जिस समय ये घटनाएं चल रही थी, इनके मन में आया था कि मैं ये विद्यालय खोलूंगा, तो ये कुछ लोगों से मदद मांगते। घटना मेरे लिए याद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि ये जब पैसा इकट्ठा कर रहे थे तो उस समय अयोध्या के एक जो नवाब हुआ करते थे, अयोध्या के जो राजा टाइप के थे, उनके यहाँ पहुंच जाते हैं पैसा मांगने के लिए कुछ, कि मुझे चंदा दे दीजिए, क्योंकि चंदा इकट्ठा करना इनके मन में था। चंदा इकट्ठा कर लेंगे, विद्यालय खोलेंगे। तो चंदा इकट्ठा करने के लिए अयोध्या के नवाब के यहाँ जाते हैं। अयोध्या नवाब ने इनको अपमानित करना चाहा और अपमानित करने के लिए अपना जूता इनकी झोली में जो मांग रहे थे उसमें डाल दिया कि लो मेरा जूता ले जाओ, ऐसा कर रहे हो काम। तो ये बिल्कुल बुरा नहीं माने। हम और आप होते तो साथ बुरा मान जाते, लेकिन बुरा नहीं माने और वो जूता लेकर महल से बाहर आ गए। और महल से बाहर आकर उन्होंने उस नवाब के उस जूते की बोली लगाना प्रारंभ कर दी कि नवाब का जूता है, ले लो, नवाब जूता बेच रहे हैं अपना। तो लोगों ने उनकी बोली लगाई और 1000 रुपये का वह एक जूता बिका। साथियों, ये 1000 रुपये सन 1800 कितना बता रहा हूं, 57-58 में बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज भी है लगभग, लेकिन फिर उस समय पे आज से आप चलिए 170 वर्ष पहले लगभग क्या वैल्यू रही होगी। 1000 रुपये इनको मिला। नवाब ने यह जानकारी अर्जित की कि ये क्या, मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर बाहर मेरे जूते की नीलामी कर दिए। उसको अपना बेइज्जत महसूस हुआ, तो उनको महल के अंदर बुला लिया और ये अंदर पहुंच गए। और ये क्या किया आपने कि साहब आपने तो कहा था मेरा जूता ले लो।
उसको बाद में फील हुआ और उसने अपना दूसरे जूते की कीमत के बराबर यानी कि 1000 रुपये और इन्हें चंदा दे दिया। ऐसे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, शिक्षक और एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति भी थे, दार्शनिक जो जानते थे क्या करना है। ऐसा मेहनत करके ये विद्यालय खोला था 57 और 58 में। साथ ही साथ सन 1860 पढ़ते हैं। 1860 में देखो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली हम चलेंगे तो 1860 में इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करवाया। देखो एज ऑफ कंसेंट क्या होता है? महिला के विवाह की सम्मत आयु, विवाह सम्मत आयु अधिनियम। इनसे पूर्व में क्या था कि छोटी बच्चियों के साथ भी विवाह कर दिए जाते थे, जो कि 6 साल या 8 साल भी हो सकती थी। पर इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़के इस एक्ट के तहत महिला की न्यूनतम आयु 10 वर्ष करवा दी। 10 वर्ष की बालिका की शादी की जा सकती थी। 10 वर्ष की बालिका होगी न्यूनतम, इससे छोटी भी शादी करने पर अपराध होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज आप समझ नहीं रहे होंगे, आप आज सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या है। तो देखो इन्होंने 10 वर्ष की बालिका की सम्मित आयु करवा दी है। ये आज बदलकर और बढ़ गई है, आपको पता ही है। 18 साल थी, उसको बढ़ा करके और 21 साल किया गया है ना, शायद नया कानून है। 1860 एक प्रयास और देखते हैं। 1861 में इन्होंने 1861 में बंगाल के एक शासक थे और बंगाल के राजा हुआ करते थे, उनके वर्धमान जिले के, तो मैं आपको कहूंगा वर्धमान जिले के वर्धमान के नवाब की मदद से 25,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाए। 25,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाकर और ब्रिटिश सरकार को भेजे कि एक नया कानून और पारित करें। ब्रिटिश सरकार को भेजा। कौन सा कानून होना चाहिए? वो कानून होना चाहिए विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि विधवाओं का तो पुनर्विवाह हो नहीं रहा था। विधवा पुनर्विवाह नहीं, ये हुआ था बहुपत्नी विवाह को खत्म करना था। बहुपत्नी विवाह या बहुविवाह को समाप्त करने के लिए इन्होंने 25,000 लोगों की संख्या करवाए। सरकार इस पर थोड़ा सा अमल कर ही रही थी, आंदोलन चल पड़ा, लेकिन बाद में यह स्थगित करना पड़ा। फिर इन्होंने प्रयास छोड़ा नहीं और सन 1866 में 21,000 लोगों की बंगाल में फिर साइन करवाए। 21,000 लोगों की साइन करवाए, हस्ताक्षर करा के यह कानून भी पारित करवा लिया। 1866 में बहु विवाह प्रथा पर भी रोक लगवा दी। तो इस प्रकार समाज सुधारक, एक संस्कृति के रक्षक, नारी की शिक्षा को पूरा जीवन बलिदान करने वाले ऐसे व्यक्ति। अब आगे चलते हैं। देखो इसी दौरान ये झारखंड में आ गए थे और झारखंड में रहना एक नंदन कानन नाम की एक महल बनाया और वहां पे स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रारंभ कर दिया। सन 1871-72 में वो जो जगह बनाई गई थी उसको ब्रिटिश सरकार ने कब्जे में कर लिया, उसको नीलाम कर दिया, नीलाम करने की घोषणा कर दी। पर झारखंड, बिहार और बंगाल के लोगों ने मिलकर जितना नीलामी की राशि थी उस राशि को इकट्ठा किया और उस राशि को ब्रिटिश सरकार को दे दिया और अर्थतः वो नंदन कानन नाम का स्थान नीलाम नहीं होने दिया और उसे पुनः नारी शिक्षा के लिए खोल दिया गया। ऐसे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कृत्य, जिनको पढ़कर आज मैं गौरवान्वित होता हूँ। आप सभी मेरे बहन भाई देख रहे होंगे, उनके लिए बड़ा गौरवमय पल है कि ऐसे महान व्यक्ति ने हमें योगदान दिया। अब आगे चलते हैं, अब इनकी कृतियां हम देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। चलिए साथियों, आप कह रहे होंगे कि इनके नाम में विद्यासागर कैसे शब्द जुड़ा। तो विद्यासागर ये प्रारंभ में जब विद्यालय स्तर की शिक्षा अर्जित कर रहे थे उस समय विद्यालय में यानी इनके कॉलेज में एक सामान्य ज्ञान के रूप में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ पूरे विश्वविद्यालय में भी पढ़ते समय इन्होंने पहला स्थान ही अर्जित किया था और सभी सर्वसम्मति से सभी शिक्षकों के द्वारा इन्हें बंदोपाध्याय की जगह विद्यासागर की उपाधि दी गई। इसलिए इनका नाम जब से ईश्वरचंद्र विद्यासागर पड़ा। साथ ही साथ साथियों, इन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन भी किया। जैसे आप देख रहे हैं वर्णों परिचय सन 1847, बांग्ला इतिहास सन 1848,
शकुंतला सन 1851, महाभारत सन 1859-60, सीतार वनवास 1860 में, भ्रांति विलास तो ये 1869 में, ओती अल्प होइले ये 1869 में, व्रजविलास 1884 में, रत्नो परीक्षा 1885 में, बहुविवाह और ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये 1854 में, और बाल विवाह सन 1860 में। इतनी पुस्तकों का विमोचन किया। इनकी मृत्यु बड़ी दुखद रही है। साथियों, 29 जुलाई सन 1891 को एक ऐसी महान विभूति को हमने खो दिया, और इनकी मृत्यु पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि बंगाल के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ व्यक्तियों के जन्म के दौरान एक ऐसे महान व्यक्ति को, महान आत्मा को ईश्वर ने कैसे पैदा किया। जी हाँ, आपको सेशन कैसा लग रहा है? मैं पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। कल 14 अप्रैल को हम लोग एक और बेहतरीन, एक अच्छा से एक वीडियो आपके लिए, एक जानकारी साझा करेंगे। आपसे अनुरोध है, बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये प्रीलिम्स और मेंस जैसी सरी की वनडे या अन्य विविध परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा, और विभिन्न प्रकार की आपके सुझाव स्वागत योग्य होंगे। आपको जो भी सुझाव देना आप कमेंट करके दे सकते हैं। विदा लेता हूं मैं सुरेंद्र सिंह, धन्यवाद।